Welcome, my dear genius friends. Today we are going to study chapter number 2 of social science of standard 10. हमारा टाइटल है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इसमें हम जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है और फाइन आर्ट्स के बारे में इस लेसन में हम लोग देखेंगे। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और फाइन आर्ट्स का देखेंगे हम लोग। तो अपना जो हमारा जो देश है भारत, ये कल्चरल हेरिटेज के मामले में बहुत ही रिच है। सबसे प्राचीन हमारा एंशिएंट कल्चर है। तो हमको जो हमारे जो हेरिटेज है, व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज यानी जो हमको हमारे एंसेस्टर्स से जो भी गिफ्ट मिलती है, वॉट एवर वी गेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, इट इज अवर हेरिटेज। ओके, जैसे कोई बच्चा है, उसको जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स का मतलब यहाँ ये नहीं, मैं क्लियर करना चाहूंगा, पेरेंट्स मतलब नॉट ओनली मदर एंड फादर बट ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, उनके भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आते हैं, दैट इज जेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, सो अ चाइल्ड इनहेरिट्स फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स बाय बर्थ। इट इज नोन एज जेनेटिक इनहेरिटेंस। जैसे चाइना का बच्चा होगा तो उसकी आंखें छोटी होगी। ओके, तो दैट इज जेनेटिक इनहेरिटेंस। वेस्ट इंडीज का, साउथ अफ्रीका का बच्चा होगा तो फिजिकली उसका जो स्किन होगी डार्क होगी, तो दैट इज ऑल्सो जेनेटिक इनहेरिटेंस। फिर एक बच्चे को एक अपने एंसेस्टर से जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें मिलती है, यानी वेल्थ है, लैंड है, हाउस है, प्रॉपर्टी है, दैट इज मटेरियल इनहेरिटेंस। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, टू कीप दिस डेफिनेशंस इन योर माइंड। अ चाइल्ड गेट्स, ये जो डेफिनेशन यू हैव टू मेक इट सिंपल। A child gets land, estates, properties from his ancestor. That is material inheritance. Okay? फिर मनुष्य अपनी जो स्किल से, इंटेलेक्ट से जो भी क्रिएट करता है, दैट इज कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो मैन ऑब्टेन्स एंड क्रिएट्स whatever he creates with his intellect and skill, it is cultural heritage. इसके साथ साथ हमारे जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, रिचुअल्स है, ये तो रिचुअल्स और कस्टम्स का मतलब याद है। कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, ट्रेडिशन यानी परंपरा, और रिचुअल यानी जो धार्मिक विधि होती है। जैसे हमारा हिंदू लोग हैं, हम लोग, हमारी एक अलग तरह का रिचुअल्स होता है, शादी विवाह का हमारा एक अलग सिस्टम है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो इसमें इसके साथ साथ हमारा जो एजुकेशन है, फार्मिंग है, ट्रेड है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी के, हमारा एंटरटेनमेंट का जो सिस्टम है, आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, इट ऑल कम्स इनटू कल्चरल हेरिटेज। सो इंडिया जो है बहुत ही एंशिएंट कल्चर है हमारा, सबसे, मे बी इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एंशिएंट कल्चर ऑन दिस अर्थ। सो एज ए इंडियन, एज ए हिंदू, इट इज अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड मेंटेन दैट कल्चरल हेरिटेज। जो हमारे एंसेस्टर ने जो भी हेरिटेज क्रिएट किया है, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ इट एंड वी मस्ट प्रिजर्व इट, क्योंकि इसमें साइंटिफिक वैल्यूज है। तो हमारे जो एंशिएंट लिटरेचर, उसमें 64 आर्ट्स मेंशन की गई है। क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हाउ मेनी आर्ट्स हैव बीन मेंशन्ड इन आवर एंशिएंट लिटरेचर, तो इट इज 64। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड एंड आई वुड एडवाइस यू टू मेक नोट्स ऑफ दीज थिंग्स। आप इसकी नोट्स बनाइए, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। तो हमारे जो आर्ट से, आर्ट्स में क्या आता है? हैंडीक्राफ्ट आता है, वर्कमैनशिप आता है, कसब है, ड्राइंग है, म्यूजिक है, ड्रामेटिक आर्ट है, ये सभी, डांस है, म्यूजिक है। तो भगवान कृष्ण, इनको 64 आर्ट्स आती थी। तो भगवान कृष्ण ने ही किल्ड कंसा एंड आफ्टर दैट he would have become king. वो राजा बन सकते थे, but he decided that for him education and cultural values were the most important things. So he went to the ashram of Sandipani Rishi and there he learned 64 arts. 64 arts उन्होंने वहां पर सीखी, and it is said कि हर दिन वो एक आर्ट सीखते थे। So at the age of 14, जब वो 14 वर्ष के थे, then he went to the ashram of Sandipani Rishi and it shows that how valuable your education is. ओके, तो हमने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, उसमें से एक है योगा। तो 21 जून जो है उसको हम वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट
एंड ये एग्जाम में पूछा जा चुका है. क्वेश्चन इज आज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड योगा डे, देन योर आंसर विल बी 21st June. 21st June इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड योगा डे ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये बाबा रामदेव और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके एफर्ट्स के कारण ये हमको सम्मान मिला है. ओके, नाउ द आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिजन्स. हम उनकी आर्ट्स के बारे में देखेंगे. यू कैन सी दिस इज क्ले आर्ट, जो मिट्टी का काम था. इट इज द एंशिएंट आर्ट, मोस्ट एंशिएंट आर्ट, क्योंकि जब भी किसी मेटल की खोज हुई थी उससे पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड क्ले का हम लोग यूज करते थे, मकान बनाने में, क्ले पोट्स बनाने में. तो आर्ट एंड आर्टिजन्स, आर्ट यानी आर्टिजन्स यानी कलाकार. ओके, तो हमारे देश में जो आर्टिजन्स थे, अलग अलग आर्ट्स डेवलप हुई. ओके, और जैसे वीविंग है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दुनिया में सबसे पहले कॉटन का जो फार्मिंग था वो हमारे देश में होता था. आगे वाले लेसन में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसमें कॉटन की हम लोग फार्मिंग करते थे. एंड इंडिया वाज द ओनली कंट्री विच न्यू हाउ टू यूज कॉटन टू मेक क्लोथ्स. तो वीविंग हमको आता था, एम्ब्रॉयडरी हमने दुनिया को गिफ्ट की, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक वर्क, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्क, ये सब के बारे में हम ये लेसन में देखेंगे. ये आर्ट्स है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. हियर इज क्ले वर्क, यू कैन सी. तो कोई भी मेटल का जब एक्सप्लोर हुआ था उससे पहले क्ले वॉज यूज टू मेक डिफरेंट यूटेंसिल्स, क्ले वॉज यूज टू मेक क्ले पोट्स, एंड क्ले वॉज यूज टू स्टोर ग्रेन, घी, ओके, ऑल दिस थिंग्स, मिल्क. सो ये जो ये लेसन में से दोस्तों कोई ने एक ना एक आर्ट के बारे में पूछते हैं और उसका वेटेज होता है 3 मार्क्स. एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्ले आर्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. ये आप कर लो, ये मैक्सिमम टाइम में पूछा गया है. तो क्ले का मतलब होता है मिट्टी. तो आदमी, मनुष्य जन्म लेता, मरता है, तब तक मिट्टी से जुड़ा रहता है. वो पैदा होता है, मिट्टी में खेलता है, मिट्टी के बने हुए मकान में रहता है. आज आप जो रहते हैं वो मकान ब्रिक्स के होते हैं, ईंट के होते हैं. तो ब्रिक भी किससे बनती है? इट इज ऑल्सो मेड ऑफ क्ले. ओके, और आपने सीमेंट जो यूज होते हैं, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ क्ले. सो वी कैन से कि आवर होल लाइफ इज डिपेंडेंट एंड एसोसिएटेड विद क्ले. आज जो भी दुनिया में इंडस्ट्री है, जो भी इसका क्ले से संबंध है, कोई भी इंडस्ट्री आप देख लीजिए. जैसे चलो आपको मैं एग्जांपल दूं, कार किससे बनती है? आयरन से. आयरन किस में से निकालते हैं? जमीन में से. ये भी क्या हुआ? क्ले से रिलेटेड हुआ. मीन टू से ईच आवर ऑल एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद क्ले एंड आवर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस आर्ट, दिस क्ले, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. क्रेडल टू ग्रेव, इसका मतलब याद रखिए, क्रेडल का मतलब होता है झूला और ग्रेव का मतलब होता है कब्र. यानी आदमी पैदा होता है, मरता है, तब तक वो क्ले से जुड़ा रहता है. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. मेटल के पहले हमने सबसे पहले किसका यूज करते, क्ले का यूज करते थे. और सबसे पहला जो मेटल हमने डिस्कवर किया था, इट वाज कॉपर. सबसे पहले हमने कॉपर को डिस्कवर किया था. और उसमें से हमने जो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो था एक्स, कुल्हाड़ी. ये याद रख लेना आप लोग. टॉयज, पोट्स, पिचर्स, अर्थन लैम्प्स, clay stoves, claywares were made by potters to store grains, milk, ghee, curd and buttermilk. So you have to keep in mind how was the clay used. तो क्ले का हम लोग पिचर बनाते थे, पिचर यानी घड़ा, अर्थन लैम्प यानी मिट्टी के दिए, पोट्स बनाते थे. एंड दीज यूटेंसिल्स वेर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट थिंग्स लाइक ग्रेन, मिल्क, घी, कर्ड, बटर मिल्क, ऑयल, ऑल दीज थिंग्स. ओके, आज भी गांव में ये सब चीजों का उपयोग, क्ले के यूटेंसिल का यूज होता है. एंड सूनर और लेटर हम सब लोग इसी की ओर जा रहे हैं, बिकॉज क्ले जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदे कारक रहता है. द वॉल्स ऑफ हाउसेस कुबा वेर प्लास्टर बाय पेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले. कुबा जो होता है, अभी भी आप सौराष्ट्र में जाओगे तो वहां पे मिट्टी की झोपड़ी होती है, उसको दे कॉल्ड इट कुबा. तो क्या होता है कि उसमें काऊ डंग यानी गाय का गोबर, मिट्टी का पेस्ट बनाते हैं और उससे उसको लीप देते हैं.
तो वो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि हीट से हीट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हीट। और वी हैव गॉट मेनी क्ले यूटेंसिल्स ऑफ रेड कलर दैट बिलोंग टू लोथल, मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा कल्चर ऑफ एंशियंट टाइम। एज आई हैव टोल्ड यू, इस एंशियंट सबसे मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां से हमको क्ले यूटेंसिल्स के हमको रिमेनिंग्स मिले। पोटर्स व्हील is considered to be the best device of clay work in ancient India। जो पोटर्स व्हील है इसको बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, डिवाइस माना जाता है। इवन टूडे आज भी लोग इवन क्ले के बने हुए प्रेशर कुकर का यूज करने लगे हैं। आज भी लोग क्ले की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले। अनबेक्ड क्ले को बोलते हैं टेराकोटा। टेराकोटा यानी जो देखिए दो तरह के क्ले के पोर्ट्स होते हैं। एक क्ले का पोर्ट बनाते हैं, फिर उसको आग में सेकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेक्ड क्ले। ओके, और जिसको हम आग में नहीं सेकते दैट इज अनबेक्ड क्ले। तो इनके रिमेनिंग्स हमको मिले हैं। ये यू हैव टू कीप इन माइंड, नागार्जुन कोंडा इट इज इन साउथ इंडिया एंड लागड़ज इट इज इन महसाणा। ये दो जगह से हमको इसके रिमेनिंग्स मिले हैं। ओके, art of weaving, you can see this is art of weaving। I have used picture so that everything becomes clear in your mind। Picture is worth million words। Okay, so as I have told you कि हम लोग जो थे इंडियंस, हम लोगों को खाली कॉटन का यूज करना आता था। we knew the how to use cotton। जो आप लोगों ने कॉटन का प्लांट देखा होगा, उसमें बल्ब जैसा होता है, एक फ्रूट होता है। जब वो पक जाता है तो उसमें से कॉटन यानी रुई बाहर आती है, फिर उसमें से हम थ्रेड्स बनाते हैं। दैट इज नॉन एज वीविंग। ओके, स्पिनिंग, सॉरी। तो एज आई टोल्ड यू, द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड स्पिनिंग। कॉटन बॉल में से थ्रेड निकालते हैं, उनको जोड़ के लंबे लंबे तार बनाते हैं, दैट इज स्पिनिंग। एंड एज वी नो दैट गांधी जी ने जो चरखा का यूज किया, इट वाज आल्सो ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पिनिंग। गांधी जी के ये लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिया था टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड इट प्लेड अ वाइटल रोल इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए स्पिनिंग का आर्ट बताया गया है, ओल्डन टाइम्स का है। महात्मा गांधी एज आई टोल्ड यू, ये देखिए वीविंग करते हुए दिख रहे हैं। इफ यू विजिट साबरमती आश्रम देयर यू कैन सी, दुनिया में से जो भी विजिटर आते हैं वो चरखा जरूर चलाते हैं। यू हैव सीन इट। नाउ आर्ट ऑफ वीविंग, तो जो हमने देखा कि कॉटन होता है उसमें से थ्रेड्स बनाते हैं, दैट इज आर्ट ऑफ स्पिनिंग। ओके, अब इस जो थ्रेड्स होते हैं उसमें से हम क्लोथ्स बनाते हैं, दैट इज आर्ट ऑफ वीविंग। ओके, और ये जो आर्ट ऑफ वीविंग था, इससे चलते हम लोग फ्रीडम मूवमेंट में इसका यूज हुआ एंड इंडियंस बिकेम इंडिपेंडेंट एंड इंडिया क्रिएटेड अ हिस्ट्री। हैंड वीविंग, ये हैंड वीविंग है। पुराने समय में जो साड़ी वगैरह थी वो बनाने में इसका यूज होता था, हैंड वीविंग। दिस इज मसलिन, इसको मलमल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं मसलिन। ये कपड़ा है, ये कितना बारीक है, यू कैन सी इट। देखिए ढाका का जो मसलिन था, देखिए ये क्या है, दिस इज अ रिंग। ये रिंग में से पूरा ये पास हो जाता है, ये इसकी स्पेशलिटी थी। इसका जो पूरा जो ताका होता था, पूरा रोल, उसको हम मैच बॉक्स में रख सकते थे। यानी हमारे जो आर्टिजन्स थे वो इतने एक्सपर्ट थे। ये पाटन है का पटोला है, जो इट इज अ वेरी फेमस क्लोथ ऑफ पाटन ऑफ गुजरात, और काफी कॉस्टली होता है। ये सिल्क में से बनाया जाता है और बहुत ही पॉपुलर होता है। कॉस्टली भी होता है क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगती है एंड इट इज ए स्पेशल आर्ट। दिस इज बनारसी साड़ी। ये बनारसी साड़ी है, इसमें गोल्डन वायर्स का यूज होता है, देयरफॉर इट इज वेरी कॉस्टली। अब तो इसका चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अब ये बहुत कॉस्टली होता है। दिस इज बांधनी ऑफ राजस्थान। ये बांधनी है, राजस्थान की बांधनी साड़ी है।
ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है। एंड दिस इज हैंड वोवन कारपेट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में इसका ज्यादा चलन है। So hand weaving. So as I have told you that Dhaka, which is now capital of Bangladesh, it was famous for making muslin. Okay. तो जब पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले जो ढाका था इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया। वो जो मसलिन होता था इट वाज एक्सपोर्ट टू इजिप्ट। इजिप्ट में जो ममीज होती है, ममीज को ढाकने के लिए इसका यूज होता था। तो हम लोग ये एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले में हमको गोल्ड फॉरेन करेंसी मिलती थी। दैट्स व्हाई वी वेर सुपर रिच। एट वन टाइम इंडिया जीडीपी वाज नियर अबाउट 37%। 37% थी हमारी जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, सो इसके कारण दुनिया भर के जो इन्वेडर्स थे दे वर अट्रैक्टेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री एंड दे अटैक्ड ऑन आवर कंट्री। फिर इसके बाद 16th सेंचुरी में बना ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। उस समय भी जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उस समय भी हमारी जीडीपी नियर अबाउट 23% थी। ओके, इट इज अ बिग फिगर। आज हमारी जीडीपी 8.5 के आसपास रहने वाली है। You can imagine कि how prosperous we were. And why? Because हम लोग ट्रेड और बिजनेस करते थे। At that time we were not job seekers. आज क्या है? We Indians are job seekers today. आज whatever you हम जो डिग्री लेते हैं उसका हमारे लिए गोल क्या होता है कि we want a job, a secure job. But at that time we were job creators, not job seekers. इसलिए हमारा जीडीपी 37% हुआ। फिर मुगल्स एंड तुर्क्स दे इन्वेडेड आवर कंट्री और हमारा जीडीपी इतना रह गया। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में से गए तो हमारा जीडीपी 2% के आसपास छोड़ के गए थे। इंडिया को उन्होंने इतना एक्सप्लॉयटेशन किया था। ओके, सो हैंड वीविंग में आई हैव शोन यू द पिक्चर्स दैट गलीचा, पटोला, बनारसी, काजीवरम, दीज वेर द फेमस आर्ट्स ऑफ our country India. Okay, अब देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पटोला। तो गुजरात के राजा हुए सिद्धराज जयसिंह एंड उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई पाटन को एंड ही इनवाइटेड द आर्टिजन्स ऑफ पटोला टू हिज कैपिटल सिटी और उन्होंने उनको पैट्रोनेज दिया, उनको फाइनेंशियल हेल्प की। और वो जो पटोला के जो आर्टिजन्स थे उन्होंने उसको पटोला को वर्ल्ड फेमस बना दिया। एंड इट इज आर्ट विच इज मोर देन 8500 ईयर्स ओल्ड। 850 वर्ष से पुराना ये आर्ट है। ओके, ये एक स्किलफुल आर्ट है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है और ये आर्ट है, सब नहीं कर सकते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं इट इज ऑल्ड सो कॉल्ड बेवड़ इक्त। बेवड़ का मतलब होता है दोनों साइड से, इक्त मतलब वीविंग। इसका वीविंग ऐसा होता है कि जो पटोला होता है इसको हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेवड़ इक्त। ओके, और इसके साथ एक सेइंग्स है, पड़ी पटोले भात फाटे पण फीते नहीं। यानी जो कपड़ा होता है पटोला, ये कपड़ा फट जाता है बट द कलर डज नॉट फेड, इसका कलर जाता नहीं है। पटोला की स्पेशलिटी है द क्लॉथ इज गुड एंड ड्यूरेबल, इट कैन बी वॉर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड द कलर डज नॉट फेड अवे। ये इसकी स्पेशलिटी होती है पटोला की। अब ये देखिए एम्ब्रॉयडरी। So the embroidery can be seen on the clothes of idols that and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. Harappa and Mohenjo-daro का civilization है जो near about it is 7000 years old. 7000 वर्ष पहले हमको ये आर्ट आता था। वहां से जो हमको आइडल्स मिले, जो स्टेच्यूज मिले, उनके ऊपर जो क्लोथ है दैट इज अ वीविंग क्लोथ, वोवन क्लोथ, बुना हुआ कपड़ा है। द आर्ट ऑफ वीविंग
on the clothes of men and women and children is very famous in ancient time. The art of embroidery was seen on the clothes of men and women, children in Sindh, Saurashtra, Kutch region at the time of Indus Valley civilization. यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से हमको ये देखने को मिलता है. इसी आर्ट को काश्मीरी कसब भी कहते हैं कश्मीर में. ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसके अलावा बांधनी के लिए जो फेमस प्लेस है वो याद रखना है. जामनगर, जैतपुर, भुज एंड मांडवी. दीज प्लेसेस आर फेमस फॉर बांधनी. ओके, बांधनी तो हमने देख लिया है. तो बांधनी में ब्यूटीफुल डिजाइन होती है किसकी? एलिफेंट्स, पपेट, डाइस, पिक्चर, ये सब की डिजाइन बांधनी के ऊपर होती है. और ये कॉटेज इंडस्ट्री है. और ये कच्छ में ये जो बांधनी है, ये जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क है बहुत ही पॉपुलर है. कच्छ में एक एरिया है बन्नी, वहां की एक कम्युनिटी है, उसको कम्युनिटी को बोलते हैं जत. इसका प्रोनाउंसिएशन है जत, जाट नहीं. हाँ, सो दिस कम्युनिटी इज फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क. Question has been asked many times, which community of Kutch is famous for embroidery? So then it is Jat community from the Banni area. Okay, this is leather work. हमारे लेदर का बहुत यूज होता है. जैसे मलेशिया है, मलेशिया जैसी कंट्रीज में वो क्या करते हैं, एलिगेटर्स को पालते हैं. जैसे बहुत सी जगह पर पोल्ट्री फार्म होता है, उस तरह पे ये लोग एलिगेटर्स के फार्म बनाते हैं. ये क्या करते हैं, एलिगेटर्स को मार करके उनका जो मीट होता है उसका एज ए फूड यूज करते हैं. इसके साथ साथ उसके जो लेदर होता है उससे डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं. यू कैन सी वॉलेट है, पर्स है, बेल्ट है, शूज है. दीज थिंग्स आर मेड फ्रॉम लेदर. दिस इज मोजड़ी ऑफ राजस्थान विच इज वेरी फेमस. ये एम्ब्रॉयडरी वर्क इसके ऊपर होता है, ये बहुत फेमस होता है. सो व्हाट इज लेदर? तो स्किन ऑफ डेड एनिमल वाज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इन इंडिया. डेड एनिमल का, अभी तो क्या होता है कि बहुत से जिंदा एनिमल्स को मार दिया जाता है. आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वाज प्रोसेस्ड इन ट्रेडिशनल मैनर. स्किन जो था उसको अमुक प्रोसेस किए जाते थे, केमिकल प्रोसेस. देन इट वाज रेडी टू बी यूज्ड. उसमें से हम बनाते थे मसक. मसक का मतलब याद रखना, अ लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर. कॉस, कॉस का यूज होता था इरिगेशन में. ओके, ड्रम, ढोलक, तबला एंड बेलो. व्हाट इज बेलो? ब्लैक स्मिथ जो होता है, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार. ये लोग जो आयरन है इसको मेल्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं. इट इज नॉन एट बेलो. उसको पंप करते हैं तो उससे कारण क्या होता है, कोयला बहुत स्पीड में जलता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. दैट इज नॉन एज बेलो. फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स, दीज थिंग्स वेर मेड ऑफ लेदर. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेदर. एंड लेदर वाज आल्सो यूज्ड टू मेक शील्ड. शील्ड यानी ढाल. जो सोल्जर्स होते थे, युद्ध में लड़ने जाते थे, उनके पास जो ढाल होती थी, इट वाज आल्सो मेड ऑफ शील्ड. लेदर इंडस्ट्री वो हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडिया. वेल निटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, शूज, लेदर प्रिंटेड पर्स, belts and other things made out of leather, horns of camel and camel like saj, palan, lagam, whip were very much in use. पलान क्या होता है? जैसे आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो उसके पीठ पे हमको एक चीज रखते हैं जो इट इज मेड ऑफ लेदर, इट इज पलान. ओके, डायमंड एंड बीड एंड एनिमल वर्क. ये कोहिनूर है. ये कोहिनूर के साथ बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि ये जिसके जिसके पास गया वो बर्बाद हो गया है. ओके, इसके बहुत सारा, जैसे राजा रंजीत सिंह के पास भी था तो उनकी जो रियासत थी खलास हो गई. ये रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में लगाया तो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. नाउ इट इज इन इंग्लैंड. तो दो फेमस डायमंड्स है इंडिया के, कोहिनूर एंड द ग्रेट मोगल. ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इट इज द रेयर पिक्चर. तो इंडिया हैज 7,517 किलोमीटर
सी कॉस्ट लाइन। कॉस्ट लाइन लंबा होने का क्या मतलब है कि इसके कारण हमका जो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है बहुत अच्छी तरह से होता है। तो उसके कारण हम लोग क्या करते थे, दुनिया भर में जेम्स और डायमंड्स का बिजनेस करते थे। ओके, डायमंड्स बीड्स थे, इनका यूज होता था डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी बनाने में, क्राउन बनाने में। दो हमारे जो कोई फेमस डायमंड्स है, कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल, एज आई हैव टोल्ड यू, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। ओके, तो इतना लंबा सी कॉस्ट होने का एडवांटेज हमको ये हुआ कि हमारा दूसरे देशों के साथ बहुत अच्छा बिजनेस होता था। सम्राट कृष्णदेव राय, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग सीरियल देखते होंगे तेनालीराम, उसमें जो राजा बताए वो है सम्राट कृष्णदेव राय। उनके समय में मंडी लगती थी ऑफ डायमंड्स एंड बीड्स, सच रिच वाज आवर कंट्री। तो आज हम यहाँ पहला पार्ट हमारा एंड कर रहे हैं। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, सब्सक्राइब द चैनल and share it maximum with your friends. Thank you very much, friends. Have a very nice day.